Hi guys, this is Madhav Tripathi, a first year MBBS student currently studying in a government medical college. Today in this video, I'll be sharing with you how to make best of the last 60 days of your NEET UG preparation. So let's get started. For your last 60 days preparation, I have divided this video into two parts. One for the students whose syllabus is completed and the other for those students whose syllabus is incomplete or their mock test score is very low. तो पहले बात करते हैं जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको सबसे ज़्यादा दो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। एक, आपके मल्टीपल रिविजन्स होते रहें और दूसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देते रहो। आपको एक कोचिंग के देने हैं, दो कोचिंग के देने हैं, तीन के देने हैं, कितने भी देने हैं आप दो। सिलेबस अगर एक बार कंप्लीट हो गया है, रिवीजन चल रहा है, रिवीजन हो गया है, रिवीजन तो आपको लास्ट डे तक करना है। आप मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा दे सकते हो उतने ज़्यादा दो। अभी बच्चों के मॉक टेस्ट बहुत अलग अलग रेंज में होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आपका 500 से नीचे है तो आप बहुत डरने की बात है, या 650 से ऊपर है तो आपका तो एम्स दिल्ली में सिलेक्शन पक्का है। तो अभी जो भी मॉक टेस्ट है आपको आगे तैयारी कैसे करनी है वो बताएगा बस। तो सबसे पहले उन बच्चे की बात करते हैं जिनका मॉक टेस्ट स्कोर अभी 600 प्लस चल रहा है, 6, 10, 20, बीट 700 वॉट एवर। अभी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चों का क्या है, काफ़ी बच्चों का ऐसा होता है अगर उनके मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा आ रहा होता है तो उनको लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है, लाइटली हो जाते हैं कभी के थोड़ा बहुत, बट वो नहीं करना है। आपको डेली रिवीजन करते रहना है। अभी डेली रिवीजन मतलब 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना आपको लग रहा है। दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो ज़्यादा टाइम देते हैं बट थोड़ा रिवाइज करते हैं, बट उनको ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाते हैं वो। और एक होते हैं जिनको बार बार बट जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, वो बार बार रिवीजन चाहिए होता है। तो आप जिस भी टाइप में हो उस हिसाब से आपको डेली रिवीजन करते रहना है। और डेली रिवीजन में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स कर लिया है, सिर्फ केमिस्ट्री, सिर्फ बायो कर लिया। प्रेफरेबली आप तीनों सब्जेक्ट थोड़े डेली छू लो, या फिर अल्टरनेट डेज में, या फिर जैसे आज फिजिक्स कर लिया, कल केमिस्ट्री कर लिया, परसों बायो, फिर रिपीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ऐसे कर लो। मॉक टेस्ट आपको अभी डेली देने, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट दो ही काम है आपके पास अच्छे से करने के लिए। अभी आप डेली मॉक टेस्ट दो, डेली एक एटलीस्ट अभी दो, बाद में फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेना, 2, 3, बहुत अच्छे से हैबिट हो जाएगी, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट दे रहे हो वो ठीक है, बाकी उसके अलावा भी आपको लग रहा है कोई टॉपिक वीक है या ऐसा कुछ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है डेली। 100 से 150 पर सब्जेक्ट आप इजीली कर सकते हो, बायो के तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते हो, आपको नए नए टाइप के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, आपकी नॉलेज और बढ़ती जाएगी काफ़ी इस वजह से। नेक्स्ट इज आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लो तो ज़्यादा अच्छा है। तीनों सब्जेक्ट वाइज आपके हिसाब से कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा वीक लग रहा है या कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो वीक टू स्ट्रॉन्ग की सीक्वेंस में एक लिस्ट बना लो। फिर आप उसके बाद आपको रिवीजन करना है या क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस सीक्वेंस के हिसाब से करोगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अभी टाइम ये अभी के लिए है। अभी जैसे वीक टॉपिक है आपका, 4 दिन में आपने 2 बार रिवाइज कर लिया, कोई स्ट्रॉन्ग है तो 4 दिन में एक ही बार रिवाइज किया आपने। ये अभी ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए आप मान लो, तब तक क्या होगा, आपके जो वीक टॉपिक्स होंगे, अभी आपका मान लो स्कोर 610, 620 आ रहा है, तो 100 मार्क्स का जो गैप आ रहा है वो उन्हीं वीक टॉपिक्स की वजह से आ रहा होगा। तो अभी वो 1 महीने में वो वीक टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉडरेट से ऊपर आ जाएंगे, तो वो डिफरेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज मिस्टेक नोटबुक। टेस्ट दे रहे हो आप, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो आप, जो भी गलती हो रही है या जो भी बार बार गलती हो रही है वो आपको पता चलेगा। एक मिस्टेक नोटबुक बना लो कि मैंने इस डेट को ये टॉपिक का टेस्ट दिया, या फुल सिलेबस दिया, या इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसमें मेरी ये गलती हुई। लिख लो, क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिख लो। आपको लग रहा है कुछ स्पेशल केस है, उससे फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट कर लिया, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन है वो निकाल ली, वो बना लो। लास्ट में उसको रिवाइज करके जाओगे, काफ़ी हेल्पफुल होता है ये, काफ़ी लोग बनाते हैं। नेक्स्ट, अब जिन बच्चों का मॉक टेस्ट स्कोर 500 से 600 के बीच में चल रहा होगा, अभी ठीक स्कोर है, इतना कुछ नहीं है। बाकी उनको मेन चीज़ अभी ये देखनी होगी उनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या कुछ टॉपिक छूट गए हैं, या उन्होंने पहले छोड़ दिए थे, या फिर कुछ टॉपिक ठीक से नहीं समझ में आए हैं, या फिर उनको टेस्ट में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन कैसे करने हैं, या टाइम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। अगर सिलेबस में कोई दिक्कत आ रही है तो आप सेम जो वीक टू स्ट्रॉन्ग वाली सीक्वेंस है, प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ आप, और उसी सीक्वेंस में कंप्लीट करते चलो। क्योंकि जो 500-600 के बीच में रहना, 600 से ऊपर नहीं हो पा रहे हैं, वो मेनली इन्हीं दो वजह से होते हैं। तो आप अपने पहले वीक टॉपिक्स करते जाना, स्ट्रॉन्ग भी साथ में करने हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग छोड़ दो तो फिर वो वीक की कैटेगरी में चले जाए बाद में, वो भी करते रहना, बट वीक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। और टेस्ट देने में अगर कुछ दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन अप्रोच नहीं हो रहा है, तो टेस्ट के लिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं टेस्ट के लिए, एक एनालिसिस के लिए, क्वेश्चन अप्रोच के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। रिवीजन, आपको अभी रिवीजन सबसे ज़्यादा आपको ही करना है, 500 to 600 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको। और आप लिस्ट के हिसाब से करो, आपके हिसाब से जो वीक है, जिसमें आपको टेस्ट में क्वेश्चन छोड़ने पड़ रहे हैं या फिर बन ही नहीं रहे हैं, तो उस हिसाब से उस सीक्वेंस में आप करो। जो आपको सबसे वीक लग रहे हैं वो ज़्यादा करो उनका रिवीजन, ताकि ज़्यादा याद हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी जितनी ज़्यादा आपसे हो सके, 100, 150, 200 पर डे, क्योंकि अगर आपको 500 से 600 के बीच में स्कोर है
तो जो टेस्ट पेपर में आप जो क्वेश्चन दे दोगे वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत तो आ रही होगी, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी ज़्यादा से ज़्यादा करो। मॉक टेस्ट की बात है, मॉक टेस्ट अभी मेरे हिसाब से आपको डेली देने की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 मॉक टेस्ट पर वीक आप दे लोगे सफिशिएंट है। बस बाद में उसका एनालिसिस अच्छे से करना। और मेन आपका जैसे एक दिन है, जितनी भी देर आप पढ़ाई कर रहे हो उसको आप मेनली जितनी भी देर आप पढ़ाई कर रहे हो उसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। दिन को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। कि आपने मान लो फॉर एग्जांपल है ये तो कि 3-4 अभी आप सबसे पहले तो 10-11 घंटे तो आप एटलीस्ट पढ़ ही रहे होगे, अभी मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। और अगर अभी नहीं पढ़ रहे हो आप 10-11 घंटे तो आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि लास्ट के 2 महीने बचे, आप अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक दिन को डिवाइड किया, आपने जैसे 4 घंटे आपने अपने वीक टॉपिक को दे लिए और ऑलमोस्ट 3-4 घंटे आपने रिवीजन को दे लिए, और फिर बचे हुए 3 घंटे आप डेली मॉक टेस्ट तो दोगे नहीं, बचे हुए दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेना, बाकी आप 2 या 3 दिन मॉक टेस्ट दे लो तो वो अच्छा है। नेक्स्ट इज फॉर उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर 500 से कम चल रहा है, बीट 400, बीट 300, 200, वॉट एवर इट इज़। आपको सबसे पहले तो सिलेबस अपना खत्म करना चाहिए। सिलेबस में अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है पूरा, तब भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो आप देखो कि आपके वीक टॉपिक्स हैं या फिर कुछ टॉपिक जो पहले अच्छे से नहीं हुए थे या छूट ही गए थे, और अगर आपने कर लिया आपके हिसाब से और क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वीक है। तो आप उनको रिपीट करो, और अगर नहीं हुए हैं तो उनको करो। आपको जहाँ से भी आप कर रहे हो वहाँ से आप उनको खत्म करो। पहले सबसे पहले सिलेबस जितना जल्दी आपका हो सके उतना जल्दी उसको करो। फिर रिवीजन आपको कैसे करना है, अब एक्चुअली टाइम कम है, शॉर्ट नोट्स बनाना और ये सब जिन बच्चों का सिलेबस हो चुका है वो बच्चे ये पहले ही कर चुके होंगे और मोस्टली ऐसा बच्चे होंगे 500 से नीचे वाले जिन्होंने अभी तक ये नहीं किया होगा। तो अगर ऐसे कोई टॉपिक है आपके कम ही वीक टॉपिक्स बचे होंगे तो आप उनके डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स बना लो। डायरेक्ट मतलब आपने लेक्चर देखा है या आपने बुक से पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ी और डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स में उतार लिया। हर किसी का नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं तीनों सब्जेक्ट का बता दे रहा हूँ। फिजिक्स है, फिजिक्स के लिए मैंने ऐसे एक डायरी बना रखी थी, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले लिख रखे थे, स्पेशल केसेस लिख रखे थे, कॉन्स्टेंट्स जितने भी थे। कॉन्स्टेंट्स मोस्टली गिवन होते हैं एनसीईआरटी में, बट काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं जो आपको उनको आने चाहिए, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बाकी फॉर्मूले और स्पेशल केसेस स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपनी डायरी में उतार लो तो काफ़ी फास्ट क्वेश्चन होने लगेंगे आपसे फिजिक्स के। फॉर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक रिएक्शन चार्ट बनाने होते हैं। ऐसे एक चार्ट बनाओ, नेम रिएक्शन एनसीईआरटी की सारी आप लिख लो, चिपका लो या शॉर्ट नोट से उसमें रखो। डेली आप रिवाइज करते हो, चलते फिरते भी आप करोगे, डेली 10 रिएक्शन भी याद करोगे, 15 दिन में आपको सारी एनसीईआरटी की सारी रिएक्शन याद हो जाएंगी। और 2 क्वेश्चन तो हर बार रिएक्शन के आ ही जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। जीओसी ऐसा चैप्टर है जो कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर जीओसी आपको अच्छे से आ गया, रिएक्शन मैकेनिज्म आपको अच्छे से आ गया, तो ऑलमोस्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी भी बराबर पढ़ते रहनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है एनसीईआरटी जिसमें मेन है, मतलब 17 क्वेश्चन अगर इनऑर्गेनिक के आए हैं तो 17 में से 16 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी के, इवन 17 एनसीईआरटी के होते हैं। 1-2 में वैल्यूज वगैरह चेंज कर दी तो अलग बात है, बाकी पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की एकदम लाइन टू लाइन एकदम अच्छे से आनी चाहिए। सेम इनऑर्गेनिक में बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है, काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है, वो अच्छे से आ गया तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी कुछ बन जाएगी आपसे, बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री आपको लेक्चर से ही अच्छे से समझ में आएगी। लेक्चर आप कोचिंग पे ले रहे हो, आप यूट्यूब से ले रहे हो या आपने और कहीं से भी लिया, ऑनलाइन कोचिंग से लिया, उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूलेज उतार लो, एग्जाम्पल्स उतार लो। एग्जाम्पल्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ याद रखनी हो, रेशियोज, परसेंटेज, ये सब चीज़ें आप शॉर्ट नोट्स में उतार लो। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत शायद नहीं है। कुछ कुछ चैप्टर्स को छोड़ के, कुछ डेटा याद करना है या कुछ परसेंटेजेस याद करने हैं उन्हें छोड़ के, अगर आपसे नहीं हो रहे हैं। बायोलॉजी में आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से मल्टीपल रिवीजन करते रहो, क्योंकि हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पे, हर लाइन से। और आप कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है आप यूट्यूब पे देख लो, गूगल पे देख लो, किसी टीचर से पूछ लो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो न्यूमोनिक से याद होंगी, अगर आपको नहीं हो रही हैं वैसे बहुत ईजी वे होता है न्यूमोनिक से याद करना। तो एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए तो कोई शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी ही शॉर्ट नोट है, उसी को बार बार पढ़ो आप। और फिर आते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है कि 200 150 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट करते रहो, अभी चलेगा। 50 50 50 150 बहुत है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है आपका। आपको सिलेबस पहले खत्म करना है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना है अपने इन चैप्टर्स पे, तब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो ज़्यादा बेटर है। सबसे इंपॉर्टेंट डेडलाइन सेट कर लीजिए आप अपने सिलेबस खत्म करने के लिए, वरना धीरे धीरे करते रहोगे कि चलो इसको भी, ये भी वीक है, इसको भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसको भी करेंगे, तो ऐसे तो 2 महीने ऐसे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि 70 चैप्टर है, 60 दिन है। फॉर एग्जाम्पल 20 चैप्टर है, जैसे मैं तो खैर स्टार्टिंग से ऐसा करता था कि एक दिन में एक चैप्टर अच्छे से खत्म हो जाना चाहिए। एनसीईआरटी हो जानी चाहिए, नोट्स हो जाने चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जानी चाहिए,
बस इतना सफिशिएंट है एक चैप्टर अच्छे से खत्म करने के लिए। टेस्ट तो अगला पार्ट है उसका। तो फॉर एग्जांपल 20 चैप्टर हैं आपके, अगर अभी जो वीक में या पीछे पढ़ रहे हैं थोड़े, उनको आप 15 दिन ले लो या 20 दिन ले लो, जितना भी आपको ठीक लग रहा है कि 15 मार्च तक खत्म कर लूँगा, फिर उसके बाद रिवीजन और जो ऊपर वाली कैटेगरी होगी उसमें आ जाएंगे हम। तो वो करना है। डेडलाइन ज़रूर रखिए अपने सिलेबस के लिए आप। नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अभी आपको डेली देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में 3 दिन देने की ज़रूरत नहीं। एक मॉक टेस्ट वीक में दे लो, सफिशिएंट है। क्योंकि स्कोर इतना लो आ रहा है, वो 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे आप रिवीजन दोगे, फिर आपको थोड़ा सा डिप्रेशन भी रहेगा कि टेस्ट खराब हो गया, मार्क्स कम आ रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं। फिर आप उसका एनालिसिस भी करोगे, उसमें भी टाइम जाएगा। उसकी जगह आप वो दिन में 2 चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो अगले टेस्ट में ऑटोमेटिकली आपके 20 नंबर 15 नंबर बढ़ ही जाएंगे। तो अभी आप एक मॉक टेस्ट पर वीक दो, सफिशिएंट है। बट उसका एनालिसिस अच्छे से करना, तो आपको मालूम रहेगा कि कौन सा टॉपिक अभी भी नहीं आया है, पढ़ लिया तब भी नहीं आया, या फिर अभी पढ़ा नहीं है इसलिए नहीं आया है, या याद नहीं रह रही है कौन सी चीज़। तो मॉक टेस्ट का ये ध्यान रखना। सेम मिस्टेक नोटबुक आपको भी बनानी है। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, फॉर दो स्टूडेंट जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है अभी, या फिर उनका मॉक स्कोर बहुत लो आ रहा है अभी, तो उनको सबसे पहले तो ऑब्वियसली सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो मेजर टेस्ट देने का अभी इतना सेंस नहीं है, फुल सिलेबस देने का, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो बच्चे को आप वैसे भी छोड़ के आओगे, मॉक स्कोर ऑटोमेटिकली लो आएगा। तो उन बच्चों को सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अब आप कहाँ से कर रहे हो, कोचिंग से, ऑनलाइन कोचिंग से, यूट्यूब से, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ड्रॉपर्स होते हैं मेनली, कि उनको 11th-12th में उन्होंने कोचिंग ले ली है, तो उनको मालूम है कि कैसे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कहाँ से पढ़ना है, तो वो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, और कोई टॉपिक उनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो यूट्यूब से देख ले रहे हैं। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है ये भी। नेक्स्ट आपका एसओपी क्या होना चाहिए कि चैप्टर आपने पढ़ा, पहले बुक से पढ़ा, लेक्चर देखा, शॉर्ट नोट्स बनाए। नेक्स्ट स्टेप, क्वेश्चंस करे आपने। नेक्स्ट टेस्ट दिया आपने, माइनर टेस्ट दिया या फिर मेजर सेमी मेजर टेस्ट दिया, उसमें वो टॉपिक है। तो इन 2 चीज़ों से, क्वेश्चन और टेस्ट प्रैक्टिस, इनसे आपके स्पेशल केसेस जितने भी हो रहे हैं वो आप निकाल लेना, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग के उसमें मिल जाएंगे आपको, टेस्ट में बहुत सारे स्पेशल केसेस मिल जाएंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं। इन तीनों के बाद फिर आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपको क्या याद रह रहा है, क्या याद नहीं रह रहा है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ टेस्ट में बार बार पूछी जाती है। तो लास्ट स्टेप आपका शॉर्ट नोट्स बनाना होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए? सिंपल, मेन आपको PYQs करने चाहिए। कोई सी भी बुक ले लो या फिर ऑनलाइन निकाल लो, लास्ट 15 ईयर के, 20 ईयर के, 10 ईयर के, अप्रॉक्स 15 ईयर के सफिशिएंट। 15 ईयर के PYQs आपको अच्छे से कर लेने हैं। मतलब और कोई क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं अलग बात है, बट PYQs 15 साल के आपसे बनने ही चाहिए। और अगर आपके पास टाइम बच रहा है या फिर आप कितने डेडिकेटेड हो उस पर डिपेंड करता है। आप उसके अलावा और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, अच्छी बात है, करना चाहिए। तो आप NCERT बेस्ड क्वेश्चन आपको जहाँ से मिल रहे हैं, स्पेशली बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स में भी, तो आप NCERT बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करो PYQs के बाद, नॉट बिफोर PYQs। रिवीजन के लिए अभी आप इतना टाइम ना दो चलेगा, लेकिन डेली करना है। 1 घंटा या 2 घंटा, 2 घंटा डेली। इतने सब करने के बावजूद आप 2 घंटे डेली रिवीजन को दे सकते हो अभी भी आराम से, लेकिन रिवीजन करते रहना, वरना वो चैप्टर्स छूट जाएंगे पीछे, तो वो पीछे ही रह जाएंगे। मॉक टेस्ट आप ऐसे हाफ सिलेबस दे लीजिए, अभी सेमी मेजर दे लीजिए, बट फुल सिलेबस अगर सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो फुल सिलेबस देने का अभी कोई सेंस है नहीं इतना। आप भी सेम ऐसे ही लास्ट पार्ट की तरह दिन को अपने 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि आपको मेजर टाइम अभी देना चाहिए आपके सिलेबस खत्म करने में, फिर बचे हुए में से आधे से ज़्यादा PYQs, क्वेश्चन प्रैक्टिस, शॉर्ट नोट्स बनाना, ये सब चीज़ें। शॉर्ट नोट्स बनाना भी अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बचा हुआ टाइम आपके पास जितना भी 2 घंटे 3 घंटे, मिनिमम 2 घंटे तो होने चाहिए आपके रिवीजन के लिए जाने चाहिए डेली के डेली। हाँ, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर वेटेज के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को मेंटेन करना है। कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ऐसे कि पिछले 3-4-5 साल का एनालिसिस करके कि कौन से चैप्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो उस सीक्वेंस में आपके पास मिल जाएंगे, हाई परसेंटेज टू लो परसेंटेज। तो ये सीक्वेंस का ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा होता है लास्ट के 4-5 चैप्टर होते हैं, उनसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, कभी 1 क्वेश्चन आया, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ गए। बच्चे लोड लेता रहते हैं उन्हीं चैप्टर्स का कि हमसे ये चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है, ये टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा है, और उसी के पीछे लगे रहते हैं, 2-2 3-3 दिन दे देते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट के 4-5 चैप्टर तीनों सब्जेक्ट में, मतलब 15 चैप्टर, तो ऑलमोस्ट 10 दिन आपके, 8 दिन आपके वेस्ट ना हो, इसलिए मैं लिस्ट डाल दूंगा एक, आप एक बार देख लेना। और आपको किसी भी चैप्टर में अगर डिफिकल्टी आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है, चैप्टर नहीं आता ठीक है, या टॉपिक्स आते हैं उसमें से जो भी है, बट एटलीस्ट 15 साल के PYQs आपसे बनने ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। अगर आपको वो चैप्टर क्वेश्चन एग्जाम में करना है और आपसे हो जाए, तो आपको 15 ईयर्स के PYQs में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपको आने ही चाहिए। PYQs आपको करने ही करने हैं 15 साल के, तीनों सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के।
That was all for this video. Thank you.